नमस्कार दोस्तों। चाइना की नाक में दम करने के लिए भारत एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट लेके आया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले समय में अगर भारत और चाइना के बीच में किसी प्रकार का बड़ा युद्ध हुआ तो भारत यहीं बैठे बैठे चाइना की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही जिस प्रकार से अभी आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ और ईरान ने सबसे बड़ा हथियार बनाया हॉर्मुज स्ट्रेट को, जहां से दुनिया भर का 20% तेल का व्यापार होता है। उसने बोल दिया था कि हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ठप हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से भारत का भी यह प्रोजेक्ट जितना दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा उससे कई गुना चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसे लेकर चाइना तो कुछ ज्यादा परेशान हो ही रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसे नुकसान है, पर उससे ज्यादा परेशान हो रही है भारत के अंदर ही बैठी हुई कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, जो कि वहां जा जाकर मिल रही हैं और बोल रही हैं कि अगर आपने यहां प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने दिया तो इससे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे कंप्लीट करने के बाद में भारत का रुतबा ही अलग होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप देखिए, चाइना का शी जिनपिंग इन दिनों बहुत परेशान है भारत के प्रोजेक्ट को लेकर। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, जरा आप इसके बारे में जानिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम हमने पहले तो सुना है। बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि ग्रेटर निकोबार का प्रोजेक्ट आज का नहीं बल्कि 2021 के अंदर लाया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब प्रोजेक्ट 2021 का है तो आज चर्चा क्यों हो रही है। आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोजेक्ट चाहे 2021 के अंदर पास हो गया था, पर इसके ऊपर काम अभी शुरू हुआ है, यानी कि 2026 के अंदर। जैसे इसके अंदर काम शुरू हुआ है, थोड़ा सा काम आगे बढ़ा ही था कि राहुल गांधी जी आ गए निकलकर। राहुल गांधी जी कहां पहुंच गए, जहां पर इस प्रोजेक्ट को लेकर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी वहां जाकर वहां की जनजाति से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपको किसी भी हालत पर इसका विरोध करना होगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, सबसे ज्यादा बीमारियां और डिजीज भी आपको होने वाली है अगर आप इसका विरोध तो नहीं करते हैं तो। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी है भारत के लिए जिसमें हम चाइना को बुरी तरीके से मजा चखा सकते हैं। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रही हूं कि किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। आपको ये दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश में अगर हम थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी अंडमान निकोबार आइलैंड को हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे से आइलैंड बने हुए हैं। इसी में अगर हम सबसे नीचे जाएंगे तो ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर निकोबार कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर निकोबार। इसी ग्रेटर निकोबार का एक नया प्रोजेक्ट आया है। अब ग्रेटर निकोबार को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब राहुल गांधी जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। इसका विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, ये 910 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और इस इलाके में तकरीबन 85% ऐसा इलाका है जो कि वन से घिरा हुआ है। यहाँ पर तकरीबन कई प्रकार की, यानी कि 650 से ज्यादा प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 86 से ज्यादा प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर रहते हैं। कई प्रकार की प्रजातियां हैं, स्तनधारी भी यहाँ पर हैं, कछुओं की नई नई प्रजातियां यहाँ पर हैं, मगरमच्छ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रकार की प्रमुख जनजाति निवास करती है पूरे आइलैंड के ऊपर। 2 जनजाति कौन कौन सी, एक आती है शेम्पोन और दूसरी आती है निकोबारी। शेम्पोन ऐसी जनजाति जो आज दिन तक मानव के बिल्कुल टच में नहीं रही है, यानी कि हम भारत के अलग अलग कोने में रहते हैं, पर ये ऐसी जनजाति है जो आज भी भारत के किसी भी लोगों के साथ में टच में नहीं रही है। दूसरी आती है निकोबारी, जो कुछ कभी कभी किसी समय में भारत सरकार के साथ में, यहाँ तक कि भारत के लोगों के साथ में भी कनेक्ट करके रही है, पर शेम्पोन कभी भी नहीं रही थी। और इसी वजह से 1956 में भारत ने अनाउंस कर दिया था कि इस आइलैंड पर जाना वर्जित है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग निवास करते हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है
तो जहां पर 85% पौधे हैं वहां तकरीबन 10 लाख पौधों को काट दिया जाएगा, क्योंकि सरकार यहां पर क्या करने वाली है, डेवलपमेंट करने वाली है। ये डेवलपमेंट केवल भारत के लिए नहीं है, ये बल्कि चाइना को रोकने के लिए डेवलपमेंट है। अब आप 10 लाख पौधे यहां से काटोगे तो यहां पर रहने वाली जनजाति पर असर होगा। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु की हम बात करें, जो स्पेशल टाइप के कछुए और मगरमच्छ यहाँ पर हैं, उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। इस प्रकार की बात कही गई है। अब सरकार की तरफ से जो मत रखा गया है उसके बारे में आप जरा सुनिए। सरकार ने बोला है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए 81,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये खर्च करके हम यहाँ पर 2 बनाने वाले हैं नेशनल पार्क, इसके साथ ही यहाँ पर बनने वाला है गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनने वाला है, मिलिट्री बेस यहाँ पर बनने वाला है, और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 2 से 5 लाख के आसपास आबादी बसाई जाने वाली है। इसी में अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं गलेचिया क्षेत्र, इसी आइलैंड का नीचे वाला पॉइंट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनने वाला है, और यहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जिसका उपयोग मिलिट्री भी करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर हिंद महासागर के अंदर भारत का एक नए प्रकार का बड़ा एयरबेस बनने वाला है, जहां पर व्यापार भी होगा, साथ ही यहाँ पर सेनाएं भी तैनात की जाएगी, साथ ही यहाँ पर शहर भी बसाए जाएंगे जिसके अंदर कई सारे लोग भी निवास करेंगे। कुल मिलाकर हिंद महासागर के अंदर भारत अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस आइलैंड के ऊपर भारत काम कर रहा है, ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारत काम कर रहा है, तो हम इससे चाइना को कैसे डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि चाइना तो यहाँ पर रह गया है, हम इसको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। अब जरा सुनिए कि हम इसको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर का कई सारा व्यापार जो है कहाँ से होता है, इस वाली जगह पे, यानी कि इजराइल के पास वाली जगह से होता है ना। यही वाला जो स्थान है जिसे हम रेड सी कहते हैं, और इस इलाके से होते हुए, यहाँ से होते हुए कई सारे जहाज जो हैं कहाँ होकर निकल जाते हैं, इस मलक्का स्ट्रेट से होकर निकलते हैं, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के पास में स्थित है। यानी कि हमारे अंडमान निकोबार से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर मलेशिया का जो है पूरा समुद्री इलाका शुरू हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्या करता है, 9 डेज जो लाइन है, यानी कि साउथ चाइना सी जो है, यहाँ से अपने जहाज में किसी प्रकार का माल लेकर भेजता है, जो कि ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हमारे इस ग्रेट निकोबार के जस्ट पास में, बिल्कुल बीच वाले इलाके में होकर यहाँ से होते हुए पूरी दुनिया यानी कि यूरोप तक अपने सामान को पहुंचाता है। वहीं अगर हम तेल की बात करें तो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट वाले इलाके, जो कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है चाइना, यहाँ से तेल निकलकर अरब सागर में होते हुए, यहाँ होते हुए इसी मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके यहाँ से निकलता है। यानी कि मलक्का स्ट्रेट से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर हमारा अंडमान निकोबार चेक पॉइंट रहने वाला है, जहाँ से दुनिया भर के कौन कौन से जहाज निकल रहे हैं उनकी पूरी देखरेख यहाँ पर होने वाली है। अब जरा सुनिए, जब यहाँ पर भारत क्या कर लेगा, बैठ जाएगा आकर, यहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना लेगा, यहाँ पर निगरानी करने के लिए बंदरगाह सब कंप्लीट कर लेगा, तो यहाँ ऐसा इलाका है जहां से दुनिया भर का 40% ऑयल गुजरता है। आप जरा सोचिए कि ईरान का जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से 20% ऑयल निकलता है, उसमें भी पूरी दुनिया को इसने हिला दिया था। 7 देश के अंदर ऊर्जा की कमी पड़ गई थी, ऑयल की पूरी तरीके से कमी पड़ गई थी, जिस वजह से इमरजेंसी पूरी तरीके से लग गई थी वहां पर। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ युद्ध की वजह से ये हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, 20% ऑयल के व्यापार को बंद कर सकता है, और फ्यूचर में अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आती है, चाहे वो चाइना की तरफ से आए या पाकिस्तान की तरफ से आए या किसी भी देश की तरफ से आए, तो भारत यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्यों? क्योंकि 40% ऑयल का व्यापार यहाँ से होता है, जो कि यूरोप तक जाता है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 80% व्यापार यहाँ से करता है, जिसमें ऑयल भी शामिल है, रेशम भी शामिल है। जिन जिन चीजों का आयात निर्यात चाइना करता है वो 80% जहाज इसी वाले इलाके से होकर निकलते हैं और यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश के इस वाले इलाके में या फिर हमारे LAC वाले इलाके में अगर युद्ध होता है, तो हम यहाँ पे हथियार उठाए ना उठाए, केवल यहीं बैठे बैठे चाइना को घुटना पर ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि चाइना आज किसी भी मामले में अगर आगे बढ़ चुका होगा,
पर फिर भी तेल तो वो बाहर से ही खरीद रहा है और सबसे ज्यादा तेल वो 2 ही देशों से लेता है, एक रशिया से और एक ईरान से। तो हम कुछ भी करके ईरान से आने वाले जहाज को यहाँ पर रोक सकते हैं और अगर ये रुक जाते हैं तो भारत के लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो 1 महीने के अंदर ही चाइना के अंदर शटडाउन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी आप जरा सुनिए, चाइना ने 2 प्रकार के प्रोजेक्ट चला रखे थे भारत के खिलाफ, जिनके ऊपर भी काम होने वाला है। आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा और म्यांमार के अंदर जो कोको आइलैंड है, यहाँ पर चाइना आकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से भारत को परेशान करता है। इसके अलावा आप जरा सुनिए, चाइना ने अभी हाल ही में एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट लेके आया था, जिन्हें कहते हैं वन बेल्ट वन रोड। यानी कि चाइना भूमिगत इलाके में कई सारे देशों को, भारत को अलग साइड में करते हुए कई सारे देशों के साथ में सड़क के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी युद्ध हो तो भारत के सामने ना झुकना पड़े। और इसके लिए इसने प्रोजेक्ट शुरू किया था चाइना से सड़क बनाने का। चाइना से कहाँ पहुंचा? अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से पहुंचा तेहरान यानी कि ईरान के अंदर। यहाँ से इस्तांबुल यानी कि तुर्की के अंदर पहुंचा और यहाँ से कहाँ पहुंच गया? तो ये पहुंच गया है रशिया वाले इलाके में और यूरोप वाले इलाके में। ऊपर का इलाका ये कवर कर लिया। नीचे के इलाके की अगर हम बात करें तो म्यांमार में इसने प्रोजेक्ट लेके आया। म्यांमार से बांग्लादेश में घुसा, बांग्लादेश से श्रीलंका के अंदर गया, यहाँ से मालदीव गया और मालदीव से कहाँ चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया। और पाकिस्तान से फिर सीधा इधर से भी माल ले सकता है और इधर लेकर ये जा सकता है। तो इसने तो भारत को ऊपर से भी कवर कर लिया और भारत को नीचे से भी कवर कर लिया। और इन दोनों जगह की अगर कोई काट है तो वो केवल यही है, हमारा अंडमान निकोबार। क्योंकि आप जरा देखिए कि जब चाइना भारत के ऊपरी हिस्से को भी कवर करके यहाँ पर बैठा हुआ है और नीचे से भी हिस्से को कवर करके बैठा हुआ है, तो हमें चाइना को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं ना कि ये जो एक देश है फिलीपींस, है ना, यहाँ पर एक देश है फिलीपींस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी वाली जगह पर फिलीपींस जो है उससे भी अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है? ब्रह्मोस दिया है, जो कि 9 डेज लाइन में इन देशों को यह परेशान करता है। तो इन दिनों चाइना भारत से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वो एक तो अरब सागर के अंदर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भी भारत ने भी पनडुब्बियां तैनात कर दी। फिर हिंद महासागर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार वाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो भारत को फिर बंदरगाह के लिए दुनिया भर के कई सारे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे दुबई के अंदर पैसा लगता है आज भारत का माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, फिर इधर सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पैसा लगता है। तो दुनिया भर के कई सारे देशों के जहाज के कंटेनर कहाँ पहुंचेंगे? इसी वाली जगह पर पहुंचेंगे और यहाँ से भारत अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है। दूसरा, इसी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में भारत की पनडुब्बियां भी घूमने वाली हैं, जिससे सर्विलांस होगा, अच्छे से देखरेख होने वाली है कि कौन सा एरिया में कौन सा जहाज घुस रहा है और कौन से देश ने यहाँ पर आने की कोशिश करी है। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अगर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, पर ये चाइना को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि भारत सरकार को इसके लिए एक और कुछ एक्शन लेना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं बचा के चले, पेड़ पौधों को भी बचा के चले, पर ये प्रोजेक्ट तो कहीं ना कहीं कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर ये कंप्लीट होता है तो चाइना बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर परेशान हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो नारी 100 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ये इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।